नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुभम पांडे आज आप सबके बीच एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा आप सब जान रहे हैं कि कोविड-19 की महामारी चल रही है और जो भी स्टूडेंट जो मुझसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनकी एक डिमांड रेगुलर बेस पे ये आ रही थी कि सर इस महामारी के चलते हुए हम लोग की रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, जिसके वजह से उन लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो उनकी एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप किसी भी तरीके से इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस शुरुआत करा दीजिए। तो उनकी बातों को मैंने गौर किया और सोचा और समझा। उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये क्लासेस शुरुआत ही की जा रही हैं तो क्यों ना इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाए, जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे तरीके से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर कि मैं पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लास लेने के लिए आया हूँ, तो हो सके मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाएं या जो भी मैं वीडियो बना के आपके अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ तो उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइशें हो सकती हैं। तो प्लीज़ आप उसे बताने की कोशिश करें या बताएं मुझे। आप अगर मुझे पर्सनली जानते हैं तो पर्सनली टच में आके बताइए, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू बताइए, मेल आईडी के थ्रू बताइए। जो आप मुझे नहीं जानते, आने वाले टाइम में आप मुझे जान भी जाएंगे, तो आप किसी भी तरीके से मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू जो कमेंट का ऑप्शन दिया गया है यूट्यूब चैनल में, उसके तहत आप मुझे बताने की कोशिश करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ एक बात ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा कि बेल जो नोटिफिकेशन होती है, बेल आइकन जो बना होता है, उसको आप ज़रूर क्लिक करें और उसमें ऑल जाके सेलेक्ट करें, ताकि जैसे आपका कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए, जैसे कोई भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड हो तो आप तक तुरंत वो उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। तो यहीं पर मैं अपनी बात को शुरुआत करने की कोशिश करूँगा। जैसा आपको मैंने बताया, हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हिस्ट्री से। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले बात ये आती है कि क्या है वो सब्जेक्ट, है क्या। अब हिस्ट्री बोल तो दिया गया, सुनने में बड़ा अजीब सा वर्ड लगता है। ऐसे लगता है हाँ, बचपन से इस नाम के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे। कोई नया वर्ड तो है नहीं है आपके लिए, बचपन से ही पढ़ा जा रहा है हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। क्या है हिस्ट्री, कभी दिमाग में आया है? अच्छा, नाम देने की क्यों कोशिश पड़ती है, नाम देने की क्या ज़रूरत पड़ता है किसी भी चीज़ को? जैसे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नाम सबसे पहले किया जाता है, नामकरण संस्कार भी होता है हिंदू धर्म में। तो ऐसा क्यों किया जाता है? या किसी धर्म में भी आप देखेंगे नाम जरूर दिया जाता है बच्चों का। उनको बिना नाम के भी तो रखा जा सकता था कि 1 2 3 4, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नाम से बहुत सारी चीज़ें आपको ओवरऑल एक व्यू बन जाता है उसके बारे में। अब जैसे मैंने एज एन एग्जाम्पल आपको बोला ताजमहल, एज एन एग्जाम्पल मैंने बोला ताजमहल, तो जैसे ही ताजमहल का मैंने नाम लिया, आपके दिमाग में क्या आया? एक मोन्यूमेंट्स, कौन बनवाया था, ये दिमाग में आया। ये दुनिया का 7वां अजूबा है, ये दिमाग में आया। एक खूबसूरत एक मोहब्बत की निशानी है, ये दिमाग में आया। एक खूबसूरत मोन्यूमेंट्स है, एक मोहब्बत की निशानी है, ये आपके दिमाग में आया। ठीक, जो लोग गए होंगे देखने, उनके दिमाग में यहाँ तक कि उसकी इमेज भी बन के आ गई होगी। जो नहीं गए होंगे उनके दिमाग में ये भी आया होगा कि जाना है वहाँ पे। जो नहीं गए होंगे वो गूगल में एक बार देखे होंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक पिक्चराइजेशन हो गया होगा ताजमहल के बारे में। तो उसी तरीके से कोई भी चीज़ का नाम देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आप ओवरऑल व्यू उसका समझ सकें कि है क्या वो भला। ठीक, अब उसी तरीके से हिस्ट्री को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास। हिस्ट्री को इंग्लिश में इतिहास कहा जाता है। सब कुछ देखिए नाम में छुपा होता है। आप नाम से बहुत सारी चीज़ों को आसान कर सकते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ गया, अगर आप उसको तोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बड़े आसान से आप उसके मतलब के इर्द गिर्द पहुंच जाएंगे। पूरा हूबहू मतलब तो आप नहीं निकालेंगे, लेकिन मतलब के इर्द या गिर्द पहुंच जाएंगे। अब देखिए, कोशिश करते हैं। अगर पहले इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। देखिए, इस स्पेलिंग को अगर ध्यान से देखा जाए, इसमें एक देखिए स्टोरी की स्पेलिंग आ रही है, STORY। स्टोरी मतलब क्या? कहानी। ही, अगर ही की जगह पे हम HE लिख दें, ठीक, तो किन की स्टोरी, उनकी स्टोरी, कैसी स्टोरी, यही सब तो बारे में पढ़ना होता है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? यही तो पढ़ना है। और अगर इतिहास की अगर हम बात करें, इतिहास को भी तोड़ा जा सकता है। इतिहास को आप हिंदी में सुन चुके होंगे कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास का अगर संधि विच्छेद, हिंदी में आपने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, एक व्याकरण में आता है ये पढ़ने को, संधि विच्छेद।
तो उसमें आप देखेंगे इति धन हास, इति धन हास। इति का मतलब क्या होता है और हास का मतलब क्या होता है, अगर इनका मतलब हम जान रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक इसके हम शाब्दिक अर्थ तक पहुंच जाएंगे, यानी इर्द गिर्द इसके मतलब तक हम पहुंच जाएंगे। इति मतलब होता है ऐसा ही, ऐसा ही। हास का मतलब होता है निश्चित तौर पर हुआ होगा, ऐसा ही निश्चित तौर पर हुआ होगा, ऐसा ही निश्चित तौर पर हुआ होगा। तो क्या इससे हम मतलब निकाल सकते हैं कि ऐसा ही निश्चित तौर पर हुआ होगा? इससे एक मतलब तो आ रही है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हो चुकी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हो चुकी है, हुआ होगा की जगह पे हुआ था भी आप बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। यानी एक ना एक आपको ये बात आपको पता चल रही है कि ये पास्ट में चीज़ें हो चुकी होंगी। जो भी हम इतिहास में पढ़ते हैं या हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो पास्ट में चीज़ें, स्टोरी भी किसके बारे में सुनी जाती है? जो हो चुकी हैं। जो कहानियाँ किसकी होती हैं? जो हो चुकी हैं। तो उसी तरीके से निश्चित तौर पर हुआ होगा या था, ठीक। तो यहाँ पर आपको बात कन्फर्म हो रही है कि कोई ना कोई ऐसा काम जो हो चुका हो। तो क्या हर एक काम जो हो चुका है वो इतिहास में आता है? बात ये आनी चाहिए, क्वेश्चन दिमाग में तो ये आ रहा होगा ना कि क्या अभी इस हिसाब से तो जो भी काम आप बोल रहे हो, जो भी काम हो चुका है, निश्चित तौर पर हुआ है, वह काम इतिहास में दर्ज होना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कोई एक मेरा मित्र है जिसका नाम लखेदन है। क्या नाम है? लखेदन है। लॉकडाउन की स्थिति एकदम गंभीर वाली चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक। हुआ क्या, उसको सूजी का हलवा खाने का मन हुआ, उसको सूजी का हलवा खाने का मन हुआ। वह बंदा गया, घर में उसके सूजी था नहीं, अकेले रहता था, ठीक, अकेले कहीं बाहर रहता था, तो उसका सूजी का हलवा खाने का मन हुआ। अब वो बंदा गया क्या, सूजी लेने गया। पता चला पुलिस वाले 2 लठ मार के उसको वापस भेज दिए, सूजी तो नहीं मिली, सुझा के वापस आ गया, ठीक। तो क्या इसको हम दर्ज करा दें इतिहास में, इसको हिस्ट्री में हम दर्ज करा दें कि ऐसा ही निश्चित तौर पर हुआ था? सूझ तो गई है, सबको पता भी है, सुझा के आया, 2-3 दिन तक बम डिगड़ी की बम हो गया उसका, लेकिन क्या हो पाया? ये निश्चित तौर पर हुआ तो है, क्या इतिहास में इसको दर्ज करा दें हम? नहीं। इतिहास में दर्ज होने के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी है। पहली बात क्या, आइए इसको समझने की कोशिश करें, और इसको आप जैसे समझेंगे ओवरऑल व्यू आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। पहली बात, एविडेंस होना चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए? एविडेंस होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? पहला क्या होना चाहिए? एविडेंस। दूसरा जो चीज़ होना चाहिए वो होना चाहिए इम्पैक्ट। इम्पैक्ट को हिंदी में हम कहते हैं प्रभाव। प्रभाव होना चाहिए। एविडेंस को हम प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे वो लखेदन जो था, गया तो था सूजी लेने, उसका प्रमाण तो है क्योंकि वो सुझा के आया है। अभी आपको मैंने बताया बम डिगड़ी की बम हो गया उसका, ठीक। लेकिन क्या है, प्रमाण तो है, क्या इतिहास में दर्ज करें? नहीं, क्योंकि अभी ये वाली चीज़ उसका प्रभाव नहीं हुआ। अब प्रभाव या इम्पैक्ट, उसका असर कहाँ पड़ना चाहिए, इसी चीज़ को समझ लेना। और अगर इन 3 पे इसका प्रभाव पड़ रहा है तो वह इतिहास में दर्ज हो जाता है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है, और तीसरी चीज़। अभी आपको मैंने बताया 3 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला चीज़ जो होता है वह होता है आपका राजनीति। राजनीति, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स इंग्लिश में कहते हैं। जो दूसरी चीज़ होती है उसको कहते हैं समाज, जिसको हम सोसाइटी भी कहते हैं। और जो तीसरी चीज़ होती है वह होती है अर्थव्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में इकोनॉमी भी कहते हैं। अगर इन तीनों चीज़ों पे या इनमें से कोई भी एक चीज़ पे या इन तीनों चीज़ों पे अगर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो वह इतिहास में दर्ज होने के योग्य होता है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैंने जो बात बताई, देखिए हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो देखिए कहीं ना कहीं इसका जो हिंदी शब्द होता है वह सब कुछ बयां कर जाता है। जैसे इति प्लस हाथ, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें, ऐसा ही निश्चित तौर पर हुआ होगा या था, निश्चित तौर पर हुआ था, ठीक। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो निश्चित तौर पर हो चुकी है वह इतिहास हम मान सकते हैं। लेकिन उसकी 2 कंडीशन है। क्या 2 कंडीशन है? उसके प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए और उसके प्रभाव उपलब्ध होने चाहिए।
प्रभाव उसका पड़ना चाहिए कहीं ना कहीं। प्रमाण में क्या, एविडेंस, प्रमाण को एविडेंस कहते हैं इंग्लिश में, और प्रभाव को इंग्लिश में इम्पैक्ट कहते हैं, यानी जो उसका इफेक्ट। अब इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, कोई भी चीज़ जैसे पड़ती है, कोई भी चीज़ जो हुई उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। जैसे खेदन गया तो सूजी लेने, लेकिन सूजी नहीं मिली, लेकिन इफेक्ट तो कहीं पड़ा ना, सूज गई ना उसकी। तो वही बात है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ा। अब कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ता है तो इतिहास में दर्ज होगा, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में और इकोनॉमी में। अगर राजनीति में, समाज में और अर्थव्यवस्था में इफेक्ट पड़ रहा है तो वह आपका हिस्ट्री में दर्ज हो सकता है। अब बात यह आती है, अगर हिस्ट्री में दर्ज होने की बात आई तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या सवाल आ रहा है, या आपके दिमाग में सबसे पहले क्या सवाल आया, ये जो बला है हिस्ट्री, ये आई कहाँ से? ये बला जो हिस्ट्री है ये आई कहाँ से? सबसे पहला तो यही आना चाहिए ना, सवाल जो दिमाग में है आपके, सबसे पहला क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो इसके जो फादर हैं, अब इसके जो पापा होंगे, कहीं ना कहीं से तो आया है ना, तो इसके तो कुछ तो होंगे, फादर तो होंगे जो इसके बारे में बताया होगा, सबसे बारे में जो इसके बारे में रिसर्च किया, जो इसके बारे में योगदान दिया, वही उसका फादर कहलाया। तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ भी रहा होगा, आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे। कौन थे? हेरोडोटस। कौन थे? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। ठीक, तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? हेरोडोटस। ठीक, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। जिसका नाम क्या था? ये बुक का नाम है। और ये जो बुक थी, ये क्वेश्चन आता भी है सवाल में, जब आप पेपर देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आता भी है क्या, कि इनकी जो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन? हेरोडोटस हो गए। इन्होंने जो बुक लिखी, यानी इन्होंने जो किताब लिखी, उसका नाम क्या था? हिस्टोरिका था। ठीक, अब जो इन्होंने किताब लिखी, अब बात ये भी आएगी किस लैंग्वेज में लिखी, बात तो ये भी आएगी किस लैंग्वेज में लिखी। तो इन्होंने जो किताब लिखी थी वह लिखी थी ग्रीक लैंग्वेज में। इन्होंने जो किताब लिखी वह लिखी किस लैंग्वेज में? ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज को हिंदी में यूनानी भाषा कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज को हिंदी में यूनानी भाषा कहते हैं। ठीक, ग्रीक लैंग्वेज को हिंदी में हम क्या कहते हैं? यूनानी भाषा कहते हैं। अब बात ये आई, अगर वहाँ की देखिए, ये ग्रीक लैंग्वेज तो ओवरऑल ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताना चाहूँगा, ये जो जनरली बुक लिखी गई थी ना, ये बुक आपकी थी आयोनिक भाषा में, वहाँ की एक क्षेत्रीय भाषा है ग्रीक लैंग्वेज की। क्वेश्चन में आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन यही ज़्यादातर मिलेगा। कभी कभी कुछ डीपली क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं, कुछ हार्ड पेपर बनाए जाते हैं, तो ग्रीक लैंग्वेज की एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, यानी क्षेत्रीय भाषा हुआ करती है, जिसका नाम था आयोनिक भाषा। आयोनिक भाषा। अगर बेसिकली बात की जाए तो ये जो किताब थी वो किस में लिखी गई थी? वहाँ के एक क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई, जिस क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे। हेरोडोटस जो थे, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, उन्होंने वहीं की लैंग्वेज में अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी आम बोलचाल की भाषा में, एक आयोनिक भाषा ग्रीक लैंग्वेज की हुआ करती है, वहाँ की भाषा में उस किताब को लिखा था। ये तो बात आपकी फादर ऑफ हिस्ट्री की हुई। अब ये भी बात आती है कि ये जो शब्द आया, ये हिस्ट्री जो शब्द आया, ये शब्द आया कहाँ से? ये शब्द आया कहाँ से? तो इन्होंने ही क्या किया था? इसका एक नाम दिया था, जो कि ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहा गया? जो कि ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहा गया? किसी को पता हो तो मन में दोहराने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। ठीक, चलिए, ग्रीक लैंग्वेज में इसी को कहा गया हिस्टोरिया। हिस्टोरिया। ठीक, ग्रीक लैंग्वेज में इसी को कहा गया हिस्टोरिया। अब ये जो हिस्टोरिया है, इसका भी एक मतलब हुआ करता था। वहाँ ग्रीक लैंग्वेज में इसका जो मतलब हुआ करता था, उसका मतलब था रिसर्च या शोध। ये जो वर्ड यूज होता है ग्रीक लैंग्वेज में, इसका मतलब ही होता है रिसर्च या सोच। ठीक, किसी भी चीज़ की बेसिक ये जानकारी देता है, एक रिसर्च कराता है। रिसर्च करने को वहाँ में क्या कहा जाता है? हिस्टोरिया कहा जाता है। तो एक ओवरऑल आपके दिमाग में व्यू बन गया कि हिस्ट्री है क्या। फिर से मैं एक बार पूरी दोहराने की कोशिश करूंगा। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहते हैं। अगर इतिहास को हम तोड़ने की कोशिश करें तो इति प्लस हास होता है। इति मतलब ऐसा ही, निश्चित तौर पर हुआ होगा या था। ठीक, अगर जो भी चीज़ जो निश्चित तौर पर हो चुकी हैं, अगर उसका एविडेंस उपलब्ध है, यानी प्रमाण उपलब्ध है, और उसका प्रभाव पड़ रहा है किन
3 जगहों पे पढ़ रहा है, पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमी, यानी राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पे, तो वह इतिहास में दर्ज होती हैं। ठीक, अब ये बात आती है इतिहास है क्या, कहाँ से आया, तो इसके भी एक फादर हुआ करते थे जिन्होंने इतिहास जो शब्द था, ये जो हिस्ट्री थी, इसका ये ग्रीक लैंग्वेज में इन्होंने यूज किया था टर्म हिस्टोरिया, जिसका मतलब वहाँ की लैंग्वेज में क्या होता है, रिसर्च होता है या शोध होता है। और फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करेंगे तो कौन थे, हीरोडोटस थे। ठीक, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका, जो कि किस भाषा में लिखी थी, यूनानी भाषा में लिखी थी। और वहाँ की अगर लोकल लैंग्वेज पूछ दी जाए कि लोकल लैंग्वेज क्या थी उस भाषा की, ग्रीक लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी, तो आयोनिक भाषा की लैंग्वेज यूज की गई थी। तो ओवरऑल आपको एक व्यू पता चला कि हिस्ट्री है क्या। अब बस इसी पे हम लोग को आगे काम करना है। और जैसा मैंने बताया कि ये मेरा पहली बार ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार आया हूँ पढ़ाने। तो अगर मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं या मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की कोशिश आपको लग रही है कि इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताने का आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब एविडेंस की बात आई, अब क्या आई, एविडेंस की बात आई। अब एविडेंस होता क्या है, साक्ष्य हुआ। हिंदी में एविडेंस को क्या कहेंगे, साक्ष्य कहेंगे। और क्या कहेंगे, प्रमाण कहेंगे। यही तो बात है, एविडेंस को और क्या कह सकते हैं। हिंदी में अगर बात कहा जाए एविडेंस को प्रमाण कहेंगे, साक्ष्य कहेंगे। अब जैसे एविडेंस होता क्या, एक जनरल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने क्या किया कि आप घर में हैं और आपकी मम्मी ने बोल दिया कि बेटा इस डिब्बे को न छूना, इस डिब्बे में क्या है, ये तुम्हें देखना नहीं है। अब आपके अंदर कहीं ना कहीं एक इच्छा जगेगी कि ऐसा क्या मम्मी रखी हैं कि हमको मना कर रहे हैं। मम्मी आपकी बाई चांस सब्जी लेने बाहर गई। ठीक, मम्मी आपकी क्या की, सब्जी लेने बाहर गई, घर में कोई नहीं, आप अकेले हो। तो आप कहीं ना कहीं कोशिश करोगे, एक बार जाओगे उस डिब्बे तक, लेकिन आप भूल गए कि जहाँ पे वो डिब्बा रखा है वहाँ क्या है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जैसे आपने उस डिब्बे को छुआ, ठीक, वह सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, तो वो क्या हो गया, आपका एविडेंस हो गया। वह क्या हो गया, आपका प्रमाण हो गया। ठीक, वह क्या हो गया, आपका एविडेंस हो गया, आपका प्रमाण हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर दिक्कत आई कि एविडेंस तो है वो। ठीक, अब एविडेंस इतिहास में तो उस समय, पुराने समय में तो सीसीटीवी कैमरे हुए नहीं करते थे, या उसका रिकॉर्ड तो आज हमें मिलेगा नहीं। अब कई हजार साल पुरानी बातें हैं, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ मिल जाएगा। तो उसी के लिए एविडेंस किन मायने में माना जाता है, इतिहास में 3 चीज़ों को माना गया एविडेंस। जो सबसे पहला एविडेंस माना गया है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, ARCHAEOLOGICAL, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक सोर्सेस। ठीक, अब यहाँ पे आई बात, दूसरा क्या होता है, लिटरेरी सोर्सेस, LITERARY, लिटरेरी सोर्सेस। और तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। देखिए, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक। क्या कहते हैं, पुरातात्विक सोर्सेज। पूरा लिख देता हूं हिंदी भी, पुरातात्विक। लिटरेरी को क्या कहेंगे, साहित्यिक। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स यानी विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, और यही स्टार्टिंग हो जाती है हिस्ट्री की। ठीक, पुरातात्विक, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। पुरातात्विक सोर्सेज जितने भी मान लीजिए एविडेंस जो भी हिस्ट्री में बनाए गए हैं, वो ज़्यादातर किस पे बेस होते हैं, 90% पुरातात्विक सोर्सेज पे। 90% किसके हैं, पुरातात्विक सोर्सेज के। लिटरेरी सोर्सेज में उन चीज़ें आएंगी जो लिखी गई हैं, जो साहित्य में लिखी गई हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स में वह चीज़ें आती हैं जो, जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि हम लोग की जो भारतवर्ष है, यहाँ लोग घूमने आते रहे हैं, यहाँ ये दर्शनीय क्षेत्र होता है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, यहाँ सीखने आते हैं। तो आप देखेंगे जब इतिहास उठा के हम लोग आगे पढ़ा भी जाएगा, ठीक, तो आप देखेंगे हर सम्राट में या हर राजा के शासनकाल में कोई ना कोई विदेशी यात्री आता रहा। तो जो विदेशी यात्री यहाँ आता था और जिस यहाँ के बारे में जो डिस्क्राइब करके गया, वही डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं, विदेशी यात्रियों द्वारा विवरण है। विदेशी यात्रियों का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। उन्होंने कहीं दर्ज कर दिया, उन्होंने किसी किताब में लिख दिया, या उन्होंने जाके किसी को बताया, उन्होंने किताब में लिख दिया। तो ये सब के सब डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स में आता है। अब हम लोग मेन सोर्सेज की ओर बढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होने के लिए
6 चीज़ें होती हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को 6 चीज़ों में बांटा गया है। ठीक, पहला जो है सबसे पहले बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स, इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स, और हिंदी में उसी को कहते हैं भवन एवं स्मारक, भवन एवं स्मारक। तो सबसे पहला जो चीज़ है वह क्या है आपका बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स, बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स। सबसे पहला बिल्डिंग एंड मोनूमेंट, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे भवन एवं स्मारक। तो बात इतनी सी आती है कि क्या भवन एवं स्मारक, इसको आप छू सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, यानी ओवरऑल अभी आप जब ये 6 के बारे में पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में उन चीज़ों को रखा गया है जो कि हम नॉर्मली छू या देख के ही समझ पाते हैं। ठीक, जो एक तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाए तो टेंजिबल होते हैं, जिनको हम छू के महसूस कर सकें या देख के भी हम उन्हें समझ पाते हैं। तो बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, अब जैसे बिल्डिंग में क्या भवन हो गया, बिल्डिंग को हिंदी में भवन कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स को क्या कहते हैं स्मारक। अब जैसे आपका लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब के सब मॉन्यूमेंट्स में आएंगे। ठीक, स्मारक हैं ये, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स के अंदर आ जाएंगे ये। तो इनसे क्या हो रहा है, आप इनको जाते हो, ताजमहल को एक बार देख लिए, ये क्या पता करता है, ये आपका मुगल साम्राज्य के बारे में बताएगा। ठीक, इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य को जब हम लोग पढ़ना शुरुआत करेंगे तो उसमें ताजमहल के बारे में भी अच्छा खासा पढ़ने को मिले, लाल किला पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, किसी के मकबरे मिले। ठीक, तो मकबरा से ये पता चला कि हाँ ये राजा हुआ करता, उनके साथ जो चीज़ें दफन हुई उनसे ये पता चला कि ये चीज़ें यहाँ यूज हुई। ठीक, तो ये बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स का खेल हुआ। फिर दूसरा जो खेल होता है वो आपका होता है क्वाइंस का। क्वाइंस मतलब सिक्का, सिक्का, क्वाइंस मतलब क्या, सिक्का। अब जो सिक्का होता है, अब जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में 10 रुपए का जो सिक्का चल रहा है, अब मान लीजिए कि 2000 साल बाद ये धरती खत्म हो जाती है, या जो हम लोग की ये सभ्यता चल रही है एक तरीके से ये पूरा खत्म हो जाए। अब क्या हो, 2000 साल बाद जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए कि फिर से नई यहाँ पे सभ्यता स्टार्ट हुई या नए लोग आके बसना शुरुआत किए, धीरे धीरे रिसर्च होना शुरुआत हुई, किसी किसी को क्या मिला, ये सिक्का मिला। जब किसी को सिक्का मिला तो पता चला कि ये यहाँ के लोग, देखिए उस सिक्के से हमें क्या पता चलेगा, पता चलेगी ये जो धातु यूज हुआ है इसमें, या जो भी ये मेटल नॉन मेटल जो भी यूज किया गया है इस सिक्के के अंदर, वह क्या है, वह 10 रुपए की कीमत की हुआ करती थी। और ये कहाँ का है, ये भारत सरकार लिखा है, यानी भारत नाम का कोई राज्य हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं इस सिक्के से भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलें। तीसरी बात पे आते हैं हम लोग, स्टैचूज। स्टैचूज मतलब मूर्तियाँ, STATUTES, स्टैचूज। स्टैचूज मतलब क्या, मूर्तियाँ। अब मूर्तियों से भी अब हमें पता चले कि पाषाण काल की ये मूर्तियाँ थी, ये इस नक्शे में हुआ करती थी। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए कि 2000 साल वाला एग्जाम्पल मैं फिर से देता हूँ। 2000 साल बाद मान लीजिए सब कुछ खत्म हो गया, और ख़त्म होने के बाद जब नई चीज़ें शुरुआत हुई, उन्होंने देखा कि यहाँ पे मान लीजिए खुदाई करना शुरुआत की। खुदाई करने के बाद उनको कुछ मूर्तियाँ मिली, तो उनको क्या पता चलेगा कि यहाँ इस भगवान को पूजा जाता था, या इस देवता को यहाँ पे पूजा जाता था, ये लोग जो थे ये मूर्ति पूजा करते थे, यानी इससे भी आपको साक्ष्य मिला। ठीक है, अब तीसरी बात जो आती है वह आपकी होती है फॉसिल्स, या FOSSILS। फॉसिल्स मतलब जो भी अवशेष, या जो भी हम जब खुदाई करने के बाद जो भी अवशेष मिले, आती है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं हिंदी में, अभिलेख कहते हैं। इंस्क्रिप्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख। अब जैसे मान लीजिए कि पत्थर पे मैंने क्या किया कि कुछ लिख दिया। जैसे आप जाते होंगे कहीं घूमने फिरने, तो आप देखोगे कुछ पेड़ों पे क्या होता है, कुछ के नाम लिखे रहते हैं, राज लक्ष्मीना या दाएं बाएं कुछ भी लिखा रहता है। ठीक, तो या पत्थर पे कुछ लिखा रहता है, या मान लीजिए कि पत्थर पे आप देख लो कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये बिल्डिंगें बनाई गई, तो क्या है, पत्थर पे जो इंस्क्रिप्शन जो खुदाई करके लिखी गई है, जो उस पर नक्काशी बना के लिखी गई हैं चीज़ें, उन्हीं को क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जब आप पढ़ना हम लोग आगे शुरुआत करेंगे हिस्ट्री पे, आगे जब हम लोग जैसे पढ़ेंगे तो आप देखोगे अशोक सम्राट के ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा प्रमाणित भी इन्हीं के हैं। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और आखिरी बात जो रही वह होती है सील्स। सील्स को इंग्लिश में हम लोग सील्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं मोहरे। सील्स को क्या कहते हैं, मोहरे। अब देखोगे कि भारत सरकार का, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन गवर्नमेंटेड देखी होगी तो उस पर एक सील लगी रहती है, एक सील्ड लगी रहती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से गवर्नमेंट के पास आई, ये जो मोहर का यूज होना शुरुआत हुआ वो यहीं से इनके पास आई कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ये प्रूफ के तौर पर काम आ सकती हैं। इंस्क्रिप्शन जो आज आप देख सकता है कि फलाने समय पे ये योजना शुरुआत की गई, या ये रोड बनी इनकी मदद से बनी, या ये विधायक ने ये मदद, यानी क्या है आपको डिटेल इससे पता चली। यानी ये गवर्नमेंट भी जो है ये इतिहास को उठा के
ठीक, इससे बहुत सारी चीज़ों को सीखी और आगे बढ़ने की कोशिश की और आगे आज वो काम कर रही है। भाई उस समय जो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप थी नहीं कि व्हाट्सएप हुआ करता था भेज दिए, या मेल हुआ करता था, या टेलीविज़न हुआ करता था, या मीडिया हुआ करती थी। तो उस समय के लोग क्या किया करते थे, इंक्रिप्शन लिखवा देते थे, अपनी सील्ड लगवा देते थे, ठीक, स्टैचूज बनवाते थे, ठीक, क्वाइन पे चीज़ों को लिखवा दिया करते थे। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक। अब हम लोग आते हैं लिटरेरी सोर्सेज पे। अब हम लोग किस पे आते हैं, लिटरेरी सोर्सेज पे। लिटरेरी सोर्सेज में देखिए दो चीज़ें आई। पहला आया एक रिलीजियस। देखिए लिटरेरी मतलब होता क्या है, जो लिखी गई चीज़ें, जो भी लिखी गई चीज़ें। देखिए दो तरह की किताबें लिखी जाएंगी। तो लिखी कैसी किताबें दो तरह की होती हैं, एक रिलीजियस बुक होती हैं और एक नॉन रिलीजियस, यानी एक धार्मिक बुकें होती हैं या धार्मिक किताबें होती हैं, एक गैर धार्मिक होती हैं, ठीक। तो जो धार्मिक किताबें, ये दोनों की दोनों एविडेंस की तरह काम करेंगी। लिटरेरी सोर्सेज के अंडर में दोनों की दोनों एविडेंस की तरह काम करेंगे। तो जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं रिलीजियस सोर्सेज। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलीजियस सोर्सेज। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिलीजियस सोर्सेज, यानी धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत, ठीक। अब रिलीजियस सोर्सेज में जैसे हम बात करें तो अगर हम ब्राह्मण साहित्य की ओर बढ़ें, तो कौन कौन सी किताबें हैं, ठीक। जैसे वेद हो गया, रिलीजियस की बात कर रहा हूँ अभी, वेद हो गया, पुराण हो गया, रामचरितमानस हो गया, महाभारत हो गया, ये सब के सब कौन है, ब्राह्मण चरित्र में बात करते हैं। अगर हम इसी तरीके से जैन में जाते हैं, अगर हम इसी तरीके से देखिए, इसमें तीन तरीके में स्रोत हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जो रिलीजियस सोर्सेज जो बेसिकली मिली थी उस समय हम लोग को, देखिए क्या क्या मिली थी, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध, ठीक। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो अभी आपको मैंने बताया कौन कौन हो गए, वेद हो गए, पुराण हो गए, लिख देता हूँ यहाँ पे, वेद, पुराण, महाभारत, और इस तरीके से बहुत सारी हैं। अगर हम जैन की बात करें तो जैन में जैसे कल्पसूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया, ठीक। जैन में अगर बात करें तो कल्प सूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया। बौद्ध में बात करें तो सुन पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया। इसी तरीके की बहुत सारी किताबें हैं। जब आप नोट्स देखेंगे या आप किसी भी किताब को उठा के देखेंगे तो इन सब में पूरा डिटेल निकलेगा, फैक्चुअल डेटा होते हैं, ठीक। जैसे रिलीजियस सोर्सेज में एक एग्जांपल आपको मैंने दिया है कि ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण ग्रंथ की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो वेद, पुराण, महाभारत, रामचरितमानस, बहुत सारी इत्यादि किताबें और हैं, ठीक। जैन की हम बात करते हैं तो कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, बहुत सारी इत्यादि किताबें और। बौद्ध की अगर बात करें सुन पिटक, विनय पिटक, बहुत सारी किताबें और। ये सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें कौटिल्य ने क्या लिख दी, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखी, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये भी हमें इसके बारे में डिटेल, नॉन रिलीजियस सोर्सेज यानी जो गैर धार्मिक किताबें थी, जो ऐसे ही किताबें लिख दी गई थी और टॉपिक पे। और ये सब क्या है, रिलीजियस सोर्सेज के अंदर वो सब किताबें आ जाएंगी जो किसी न किसी धर्म के बारे में बताएं। और तीसरी बात प्लस में आपको मैंने जैसे बताया, जो भी विदेशी यात्री हुआ करते थे, वो जाके अपने किसी भी किताब में लिख दिए, या जाके अपने राजा को बताया, या जाके जो अपने शासक हुआ करते थे उनको बताया कि यहाँ इस देश में ये चीज़ें हैं, ऐसे हैं। उन्होंने क्या किया, कहीं लिखवा दिया, उन्होंने कहीं इंस्क्रिप्शन करवा दिया। तो ये सब के सब में क्या आ जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर की बात करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन थे। आर्कियोलॉजी को हिंदी में हम लोग पुरातात्विक कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है इनका, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, CUNNINGHAM। और इन्होंने जो है ये ज़्यादातर जो रिसर्चेज हुई ना इन्हीं के अंडर में हुई थी, इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा गया। और इसके लिए एक विभाग हम लोग के यहाँ विधिवत बनाया गया है। भारत में एक विभाग है जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, जिसको हम लोग हिंदी शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लिख देता हूँ यहाँ पे, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजिकल, SURVEY, सर्वे ऑफ इंडिया। यानी हिंदी में भी एक सवाल आपको लिख देता हूँ मैं, इसको हम लोग कहते हैं भारतीय पुरातत्व
तत्व सर्वेक्षण, यानी एक ऐसी संस्था जो कि क्या काम करती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को जुटाने का या ढूंढने का काम करती है। अब सबसे बड़ा एक सवाल ये आता है कि ASI इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी इसको स्थापना जो हुई थी, ये 1861 में हुई थी, और इसका जो आज हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है, तिलक मार्ग पे। तो इतने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये आपको बने मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या हिस्ट्री बस इंडिया की ही है? हिस्ट्री हर देशों की मिलेगी आपको, हिस्ट्री हर देशों को मिले, लेकिन जो हम लोग के पेपर बनते हैं वह ज़्यादातर किस पे बनते हैं? इंडियन हिस्ट्री पे बनते हैं। जो भी आपको पेपर मिलेंगे उसमें आपको क्या सवाल मिलेंगे? उसमें हमेशा किसके बारे में मिलेगा? इंडियन हिस्ट्री के बारे में सवाल मिलेगा। अब बात आती है कि इंडियन हिस्ट्री हुई, तो ये तो फादर कौन थे? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? दिमाग में दौड़ाइए, हेरोडोटस थे। इन्होंने क्या किताब लिखी थी? फिर से एक बार कोशिश कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मन में सोचिए कौन सी लैंग्वेज। चलिए हिंट देता हूँ, ग्रीक लैंग्वेज में लिखी थी। वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज क्या थी? आयोनिक भाषा थी। बताइए, कोशिश कीजिए, दिमाग में आया? चलिए बताता हूँ, हिस्टोरिका। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? हिस्टोरिका, ठीक है। अब उसी तरीके से फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी पापा कौन थे इंडियन हिस्ट्री के? भारतीय इतिहास के जनक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? भारतीय इतिहास के जनक या फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हिंदी में भी लिख देता हूँ इस सवाल को, भारतीय इतिहास के जनक, ठीक। तो इनका नाम है मैगस्थनीज। क्या नाम है? मैगस्थनीज। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है किताब का? इंडिका। जैसे हेरोडोटस ने क्या लिखी थी? हिस्टोरिका लिखी थी। इन्होंने एक किताब लिखी मैगस्थनीज ने, जिनका नाम क्या था? इंडिका था। लेकिन अभी ये थोड़ा सा विवाद में आ गया है कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैं कौन। एक दूसरा नाम उभर के सामने आ रहा है जिसका नाम है कल्हड़। क्या नाम है? कल्हड़, ठीक। यानी अब ये कहा जा रहा है, जो नए सोर्सेज निकल रहे हैं, बताया आपको मैंने, जैसे ASI है, बहुत सारी ऐसी संस्था बनाई गई हैं जो रेगुलर बेसिस पे क्या करती हैं, यही काम ही है उनका कि रिसर्च करें, नए तथ्यों को ढूंढती रहें। तो उसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि जो हमारे फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैं वो कौन है? कल्हड़ है, ना कि मैगस्थनीज। मैगस्थनीज का जिन्होंने एक किताब लिखी है इंडिका, और एक कल्हड़ का, कल्हड़ ने जो किताब लिखी है उसका नाम है राज तरंगिणी, ठीक। तो इन दोनों किताब जो हैं, ये दोनों किताबों में जब सोर्सेज निकालने की कोशिश की गई, जब हमारे जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं इनके लिए, जब उन्होंने रिसर्च किया, तो ये पता चल रहा है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कल्हड़ हैं उनको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री मानना चाहिए, ना कि मैगस्थनीज को। तो ओवरऑल एक व्यू अभी तक जो बना है वह ये माना जा रहा है कि कल्हड़ की प्रायोरिटी ज़्यादा है कि वह फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री होने चाहिए। लेकिन जो अभी आपको सवाल मिलेंगे, जो नॉर्मली आपको सवाल मिलेंगे, उसमें आपको एक बात का ध्यान देना है कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री जब भी पूछे तो मैगस्थनीज टिक लगाना है। अगर बाई चांस वहाँ ऑप्शन मैगस्थनीज का नहीं मिलता है आपको, तब आप कल्हड़ पे टिक लगा देंगे। यहाँ तक ओवरऑल एक बात रही इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री को जो हम लोग को कैटेगराइज करके 3 भाग में पढ़ना है, 3 भाग में इसको पढ़ना है। जो कि सबसे पहला भाग होता है वह आपका कहलाता है प्राचीन भारत, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंशिएंट इंडिया, ठीक है। उसी को हम लोग कहेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। जब इतिहास के बारे में जब उसको पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास उसको कहेंगे, यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कहेंगे। दूसरा है वो आपका है मिडाइवल इंडिया, यानी उसको क्या कहेंगे? मध्यकालीन भारत, यानी उसको क्या कहेंगे? मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जो तीसरा है वह कहलाता है प्राचीन भारत, यानी मॉडर्न इंडिया। इन्हीं 3 कैटेगरी को जब हम लोग कल पढ़ना शुरुआत करेंगे, ठीक, तो यही ओवरऑल जब तीनों कैटेगरी मिल जाती हैं तो वह इंडियन हिस्ट्री बनती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो हमारे यहाँ पेपर होते हैं उनमें इंडियन हिस्ट्री से ही क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री हर देशों की है, ऐसा नहीं कि बस इंडिया की हिस्ट्री है, हर देशों की हिस्ट्री। लेकिन जो हमें पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है वह चीज़ क्या है? आपकी इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो को विराम देता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इस वीडियो में आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट होने लायक है, या जो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, जो मैं गलतियां कर रहा हूं, जो मुझे जैसे बताना चाहिए चीज़ों को, ठीक, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ठीक है। इससे मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छे तरीके से प्रयास करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।